नमस्कार, मैं हूं मनीष आनंद, theraisinahills.com। आपके सामने 5 बड़े देश के अंग्रेजी अखबारों में छपे संपादकीय की समीक्षा लेकर के सामने आता है। और आज हमारे 5 अखबारों ने क्या क्या अपने देश के बड़े मुद्दों पर अपने मत रखे हैं, उसका सार और समीक्षा मैं आपके सामने रखूंगा। मूल रूप से अगर हम अपने 5 अखबारों को लें, जो कि इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, डेक्कन हेरल्ड और इकोनॉमिक टाइम्स है, उन्होंने 3 विषयों पर अपने ओपिनियंस दिए हैं। जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कल शाम को देखा गया, साथ में G7 समिट जो ख़त्म हुआ और जिस तरह से भारत ने पूरी कोशिश करी कि किसी कैंप के साथ भारत आइडेंटिफाई ना हो, और आज से जो प्लास्टिक बैन लागू हो रहा है, 20 जो आप देखते हैं हर दिन आप चाहे किसी दुकान पर हो, चम्मच ले रहे हो, प्लेट्स ले रहे हो, 20 में से 19 आइटम आज से बैन हो जा रहे हैं, वो उपयोग से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के ऊपर में। हमारे 5 में से 4 अखबार, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और डेक्कन हेरल्ड, इन चारों ने महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पर अपने एडिट्स लिखे हैं। और चारों ने ये माना है कि बीजेपी का जो कल का मूव था कि एकनाथ शिंदे के हाथ में महाराष्ट्र की कमान सौंपी जाए और देवेंद्र फडणवीस को वहां का उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो एक टैक्टिकल बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था टाइम्स ऑफ इंडिया। लेकिन साथ में ये भी याद दिलाता है कि सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस भी याद दिलाता है कि 2019 में चुनाव के बाद, और जब प्रेसिडेंट रूल लग गया, जब सरकार कोई नहीं बन पाई, उसके बाद जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ सरकार बनाई थी सुबह सुबह, और कुछ ही घंटों में अजीत पवार पलट गए, क्योंकि सड़कों पर, मुंबई के सड़कों पर शिवसेना का राज है, ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और हमारे चारों अखबारों ने इस बात को याद दिलाया है कि शिवसेना अभी भी मुंबई को कंट्रोल करती है और इनके जो वर्कर्स हैं उनका काफ़ी दमखम उन मुंबई के सड़कों पर है। और हमने देखा था किस तरह से जो अजीत पवार के समर्थक एमएलएज थे, उनको घरों से खींच करके शिवसेना के एमएलएज ने शरद पवार के सामने खड़ा किया था, और वो सरकार महज कुछ ही घंटों में निपट गई थी। तो कहीं ना कहीं हमारे 4 अखबारों में से 2 याद दिलाते हैं कि वो जो घटनाक्रम था महाराष्ट्र के राजनीति में, उसका भी असर कल के डिसीजंस पे रहा होगा, जब अमित शाह, भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट JP नड्डा ने डिसाइड किया होगा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, चारों अखबारों ने ये भी माना है कि प्रैक्टिकल तौर पर सरकार की कमान जो है वो बीजेपी के पास ही रहेगी, क्योंकि बीजेपी के पास अपने पास 106 एमएलए हैं, 288 की विधानसभा है, और तकरीबन 15 के आसपास जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, निर्दलीय एमएलएज हैं, वो बीजेपी के साथ पहले से हैं। तो तकरीबन 120 का ये लॉट बीजेपी के साथ है, और करीबन 40 एकनाथ शिंदे लेकर के आते हैं शिवसेना के एमएलएज को। दोस्तों, हमारे इंडियन एक्सप्रेस ने और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने एनालिसिस में ये भी माना है कि उद्धव ठाकरे के पास जो शिवसेना अब रह गई है, उसका प्रभाव क्षेत्र मूल रूप से मुंबई है, और जबकि एकनाथ शिंदे के पास जो शिवसेना वाले घटक दल हैं, उसका प्रभाव क्षेत्र सतारा और ठाणे और कल्याण जैसे जगहों पर है। और आने वाले समय में जो सतारा, ठाणे और कल्याण का जो क्षेत्र है, वो बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में इन क्षेत्रों में बीजेपी की साख उतनी मजबूत पहले से नहीं थी। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने और डेक्कन हेरल्ड, तीनों ने ये भी माना है कि आने वाले महीनों में जो मुंबई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव होने वाले हैं, बीएमसी के जो चुनाव होने वाले हैं, आप जानते हैं कि बीएमसी देश का सबसे रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, और उस पर जिस पार्टी की आधिपत्य होती है उसका डंका बोलता है मुंबई के अंदर में।
तो कहीं ना कहीं मुंबई में बीजेपी पूरी पुरजोर कोशिश करेगी कि शिवसेना को रोक पाए सत्ता में आने से, लेकिन शायद एकनाथ शिंदे उसमें ज़्यादा समर्थन नहीं कर पाएंगे। और इसलिए भी बीजेपी इस बात पर काफ़ी ध्यान दी है कि उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में जब इस्तीफा उन्होंने अनाउंस किया था फेसबुक लाइव पर, और जिस तरह से उन्होंने बेट्रेयल, विश्वासघात जैसे बातों को उन्होंने अपने स्पीच में लाया था, जो कि शिवसेना के वर्कर्स मुंबई के सड़कों पर और महाराष्ट्र के अन्य ज़िलों में दीवारों पर वो पोस्टर चिपका रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने और बीजेपी ने शिवसेना के साथ विश्वासघात किया है, बेट्रेयल किया है। ये बहुत ही बड़ा इमोशनल रेटोरिक है जो कि आने वाले समय में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। और कहीं न कहीं बीजेपी सावधान होकर के एक कोशिश कर रही है कि बाल ठाकरे की जो हिंदुत्व वाली लेगेसी है वो एकनाथ शिंदे के साथ अपने पास कर ले और उद्धव ठाकरे को इस बात से ब्रांड कर दे कि बाल ठाकरे जिनसे हमेशा ज़िंदगी भर लड़ते रहे, कांग्रेस हो चाहे शरद पवार हो, उनके साथ उनके बेटे चले गए। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का चौंकाने वाला डिसीजन कल का था वो इन कारणों से था। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक डिफरेंट नज़रिया लिया है इस पूरे घटनाक्रम पर, और इन्होंने ये कहा है कि चुनाव के बाद जिस तरह से पलटबाजी होती है कि मैंडेट किसी को मिला, सरकार किसी और की बनती है, उससे चुनाव की, वोटर के ताकत की, वोट की जो अपनी विश्वसनीयता है उसको नुकसान पहुंचती है, जिससे कि वोटर सिनिकल होते हैं और डेमोक्रेसी के बारे में उनका रुख थोड़ा नेगेटिव होता है और ये सलाह देते हैं वोटर्स को कि आप जब भी चुनाव हो आप डिसाइसिव एक तरफा मैंडेट दें, एक पार्टी को बहुमत दें। लेकिन ये होता कम है, जो कि हमने हाल फिलहाल में देखा है। कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो या झारखंड हो या हरियाणा हो, एक तरफा मैंडेट मिलना मुश्किल है, क्योंकि देश में नहीं राज्य में भी, ज़िले पर भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कास्ट है, रिलीजन है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पर लोग वोट करते हैं और उसकी वजह से फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है। दोस्तों, G7 बवेरिया जर्मनी में ख़त्म हुआ G7 समिट, और जिस तरह से भारत ने पूरी कोशिश की कि अभी जो डिवाइडेड वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें कि लोग आपको या तो वेस्टर्न कैंप के साथ जोड़ते हैं या रशियन कैंप के साथ जोड़ते हैं, इन दोनों कैंप से भारत ने दूर रहने की कोशिश की है। इसके ऊपर हिंदू ने अपने एक एडिट में लिखा है कि भारत ने 2 स्टेटमेंट को साइन किया G7 समिट में, एक नहीं किया, और जिसको साइन नहीं किया वो 600 बिलियन US डॉलर जो अमेरिका के नेतृत्व में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग करेगा और जिसे सही रूप में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया ने उससे अपनी दूरी बना करके रखी है, क्योंकि आपको याद होगा PM मोदी ने भी पहले कह रखा है कि आज के तारीख में वर्ल्ड कैंप्स के बीच में बंट गया है और भारत किसी भी कैंप के साथ नहीं रहेगा। अपने नेशनल इंटरेस्ट का वो ध्यान रखेगा और अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी विदेश नीति को वो तय करेगा। हिंदू ने इस बात का भी जिक्र करा है कि भारत ने जो डेमोक्रेसीज़ के ऊपर एक स्टेटमेंट G7 का था उसको साइन किया है, और उसमें हिंदू का मानना है कि भारत के लिए चुनौती होगा कि देश में सिविल सोसाइटी के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। निश्चित रूप से इनका इशारा जो हाल फिलहाल में जो प्रकरण चल रहा है, जैसे मोहम्मद ज़ुबैर का अरेस्ट होना, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन पर पुलिस की कार्रवाई होना, इसके ऊपर G7 इसके ऊपर हिंदू का निश्चित रूप से इशारा है। दोस्तों, आज से प्लास्टिक बैन देश में लागू हो गया है 1 जुलाई से। 20 में से 19 जो आम तौर पर आप देखते हैं प्लास्टिक, अगर आप आलू टिक्की खाने जा रहे हो मार्केट में या रसगुल्ला खाने जा रहे हो, आप देखते हैं प्लास्टिक का चम्मच वहाँ पर आपको मिलता है। वैसे 20 में से 19 आइटम आज से बैन हो गए हैं।
सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसका कि बहुत ही नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि प्लास्टिक के रेसिड्यू अब ब्लड सैंपल्स में भी पाए जा रहे हैं। ह्यूमन लाइफ ही नहीं, मरीन लाइफ को भी इसने बहुत डैमेज किया है हाल फिलहाल के दिनों में। तो इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का मानना है कि इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होने वाले हैं जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, और भारत सरकार को चाहिए कि इंडस्ट्री के साथ मिलकर के कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाले। लेकिन मुझे लगता है कि ये दलील देना इंडस्ट्री के फेवर की चीज़ है, क्योंकि एक झटके से अगर आप बैन किसी चीज़ को नहीं करते हैं और उसको लागू नहीं करते हैं फोर्सफुली, तो वो बीमारी चलते रहती है। और निश्चित रूप से हमने वो भी समय देखा है जब लोग पत्तल पर खाना खाया करते थे गाँवों में, और अब ये परंपरा कुछ जगहों पर फिर से रिवाइव की जा रही है और पत्तल के यूसेज बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक हमेशा नहीं था पहले, प्लास्टिक कुछ वर्षों से ही आया है, तो प्लास्टिक के बिना भी जीवन हो सकता है। इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया का ये कहना कि शॉपकीपर्स को नुकसान होगा और वो कानून का उल्लंघन करेंगे, ये बड़ी कमज़ोर सी दलील है। तो दोस्तों, ये था हमारे 5 अखबारों का संपादकीय। आपको कैसा लगा हमें अपने फीडबैक में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।